अगर आपने 60 लाख कमाया है 10 करोड़ की टर्नओवर करके इंट्राडे में तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। लॉस मेकिंग ट्रेडर इंडिया में ना 90% है, 93% ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल। अब इन 93% ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर नुकसान होता है तो किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इधर बात करते हैं दुबई में क्रिप्टो की होल्डिंग भी दिखानी नहीं है मेरे को। कई बार नोटिस आ जाता है कि हम टैक्सेशन, कई लोग रिटर्न नहीं भरते हैं या गलत भर देते हैं। कमेंट आया है कि नोटिस आता कहाँ पे, मेल पे आएगा, मैसेज में आएगा, घर पे देने आएंगे। दुबई मार्केट में टैक्स देना नहीं है, इंडियन मार्केट में तो पूरा डिस्कस कर लिया। अमेरिका में क्या चल रहा है? ओके, सो मिस्टर ईशान जुनेजा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा नाम अजीम जुनेजा है। ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है आपको पहले, हम जानते हैं शायद एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जानते हैं? बचपन से ही जानते हैं। बचपन से जानते हैं? क्यों, जुनेजा होने का सारे जुनेजा थोड़ी जानते हैं बचपन से। आप कैसे जानते हैं या हम कैसे जानते हैं एक दूसरे को? क्योंकि हम एक ही शहर के रहने वाले हैं। एक ही घर के रहने वाले हैं शायद। एक्चुअली वी आर ब्रदर्स। सो ईशान जुनेजा इज ए सीए और गुड़गांव में इनकी सीए फर्म है। छोटे भाई हैं, लगते बड़े हैं, या मैं छोटा लगता हूँ? ओके, नाउ द टॉपिक वी हैव टुडे इज वेरी सीरियस। अपन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन विल मेजरली रिवॉल्व अराउंड द टैक्सेशन पार्ट। यू आर ए सीए, तो आई वांट गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू कि जो भी आज की तारीख में ट्रेडिंग हो रही है इंडियन मार्केट में, ऑप्शंस में, इक्विटी में, अलग अलग तरह के जो टैक्सेस होते हैं, आई एम गोना गो ट्राई एंड कवर एज मच एज वी कैन। तो सबसे पहले तो शांत, वेलकम टू द डिजिटल ब्लॉगर। पहले तो यार मुझे ये बताओ कि स्टॉक मार्केट में एक नॉर्मल ट्रेडर, चाहे वो 1 लाख की ट्रेडिंग करता है या 10 करोड़ की, उसको कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं? Thank you so much, Asim, for introducing and very casual and very interesting introduction. And so let's talk about let's jump to the main topic. Let's talk about the taxes. So let me tell you, I'll just touch some part of it and then we can have a detailed discussion. तो basically 5 तरह के टैक्सेस की मैं बात करूंगा। 5 तरह के टैक्सेस की। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, एसटीसीजी जिसको एसटीसीजी बोलते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज एलटीसीजी, एंड देन थर्ड है एसटीटीटी विच इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फोर्थ, हम इंट्राडे पे जो टैक्स बनता है उसको अलग से वी नीड टू कैलकुलेट इट, एंड देन फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो अच्छा, इसको लेट्स डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। ओके। एक ब्रोकरेज पे जीएसटी भी लगता है, वैसे तो छोटा सा ही होता है वो। हाँ, वो ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकरेज है उस पे जो भी ब्रोकरेज का जीएसटी रेट के बेसिस पे वो लगेगा। दैट इज ऑल्सो यू कैन से काइंड ऑफ ए ट्रांजेक्शनल टैक्स, बट टू टेल यू वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डायरेक्ट टैक्स है। ओके, ये जो 5 टैक्स बात करी हमने वो डायरेक्ट टैक्स है। तो एक एक करके छोटे छोटे एग्जांपल दे दो। मैं एसटीटी से शुरू करता हूँ। सबसे ज्यादा ना दिल को चुभता वही है क्योंकि वो टर्नओवर पे लगता है। जितने की मैं ट्रेडिंग करता हूँ मेरे प्रॉफिट या लॉस पे नहीं लगता है, और इवेंचुअली वो लॉस पे भी लगता है, चाहे मेरे पेड में प्रॉफिट हुआ नहीं। पर तो वो कुछ समझा दो कि वो क्यों है, क्या करता है वो टैक्स। देखो, एसटीटी में हमारे पास 4, पहले इसको भी 4 में डिवाइड करते हैं। अच्छा, एसटीटी को भी पहले तो इक्विटी, आपने डिलीवरी ली इक्विटी की, तो उस पे आपको चाहे सेल करा परचेज करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको 0.1% आपको एसटीटी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मैंने ली डिलीवरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 लाख रुपए की डिलीवरी ली, चलो 10 लाख की डिलीवरी ली, हो आई नीड टू पे 1000 रुपीज टैक्स बाय डिफॉल्ट उस पे 10 लाख पे। अच्छा, सो इट इज लाइक 100 रुपीज एवरी लाख। तो 10 लाख रुपए पे मैं 1000 हाँ, सेल परचेज एनीथिंग। तो मतलब प्रॉफिट कमाऊं ना कमाऊं, प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, लॉस है उसको कोई लेना देना नहीं है। एसटीटी तो ट्रांजैक्शन पे लगा है। हर 10 लाख की चीज मैंने 8 लाख में बेची, हाँ, आगे चल के तो मेरे को 8 लाख पे अलग देना पड़ेगा। 18 लाख रुपए मेरे को 1800 रुपया हो गया वो। करेक्ट 1800 रुपया मेरे को देना ही पड़ेगा। 2 लाख का तो लॉस हुआ ही। हाँ, वो आपको लगेगा। फिर ऑफ कोर्स जो आपने बोला अभी, ब्रोकरेज जीएसटी जो पे करना पड़ेगा वो अलग है, वो अलग चीज है। ओके, ये तो हो गया एसटीटी। हाँ, तो फिर उसके बाद आता है इंट्राडे। एसटीडी पे भी हमने सिर्फ एक बात करी है अभी, इक्विटी जिसमें डिलीवरी ली। अब इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में आपका टैक्स है 0.025%, मतलब सीधी भाषा में 25 रुपए पर लाख। जो 100 रुपए पर लाख था, ये इंट्राडे पे 1/4 था, 25 रुपए पर लाख। ओके, तो ये हो गया अब सेकंड। थर्ड आते हैं हम फ्यूचर पे। तो फ्यूचर पे जो टैक्स आता है वो 0.020%, मतलब जो वो 25 की बात करी थी, अब ये 20 से हो गया। और फिर हम बात करेंगे अपने ऑप्शंस की। अच्छा, ऑप्शंस पे जो है वो 0.125% है। पसीना आने लग गया मेरे को। तो ये 125 रुपये हो गया। 0.125%।
0.1 to 5%. यार तो सबसे ज्यादा सरकारी पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग का है। Correct. Correct. पिछले साल सरकार ने वैसे 40-50 हजार करोड़ कमाया है, और जो मैं आज मीडिया रिपोर्ट में कहीं देख रहा था कि 2024-25 का इसका एस्टिमेट है समवेयर अराउंड 78,000 करोड़ रुपीस Correct. Correct. एसटीटी का। Correct. इतना पैसा सरकार कमाएगी, बट चलो अच्छी बात है, सरकार का प्रेरोगेटिव है वो तो ओके, दिस इज एसटीटी व्हाट यू सेइंग, व्हाट एल्स इज देयर? So हमने लॉन्ग टर्म, अगर हम बात करें, पहले हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 20%। ये गेन पे है। जब आप बेसिकली गेन होता है आपको टैक्स 10 लाख की, जो सेम एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख का आपने बाय करा और 12 लाख पे बेचा, अब 2 लाख पे आपको 20% देना है, विच इज 40,000। अच्छा, करेक्ट। तो 40,000 आपको टैक्स देना है। तो मैं वापस आता हूँ, अगर मान के चलते हैं इक्विटी में मैं 10 लाख का खरीदा, 12 का बेचा, तो 22 लाख रुपए के ऊपर 2200 रुपया मैंने एसटीटी दिया, करेक्ट। और 40,000 रुपया मैंने करेक्ट। एसटीसी दे दिया। करेक्ट। करेक्ट। ओके, वो 40,000 पे थोड़ा सा एजुकेशन सेस लगता है, दैट इज डिफरेंट, वो छोटा सा अमाउंट होता है। मतलब 42,000 रुपए दे चुका हाँ। हूँ मैं 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर, 2 लाख के प्रॉफिट, तो मेरा 25% ऑलमोस्ट जा चुका। 20 से 22% लगा लो, 20 से 22% आपका चला जाएगा। और ये एलटीसीजी हो तो ये एलटीसीजी, पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ। एलटीसीजी होता है जो 1 साल से ऊपर की आपकी होल्डिंग है। अच्छा, अगर आपने 1 साल से ऊपर रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, विच इज 12.5%, 12.5% है, ओके, वो थोड़ा कम है, थैंक थोड़ा कम है। और दूसरा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो विद इन 1 ईयर आप बेच रहे हो, अच्छा, तो वो 20% है। ठीक है। थर्ड हमने एसटीटी की बात करी। फोर्थ है अब इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे का मतलब बेसिकली सेम डे आप सेल परचेज कर रहे हो, तो ये आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है। ओके, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और एक होता है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब आप समझते हो, यू आर डूइंग स्पेकुलेशन, है ना? Yes. तो क्या मार रहे हो बेसिकली, सीधी भाषा में बात करूं तो एनालिसिस के, मे बी, मतलब वर्ड यूज इज स्पेकुलेटिव बिकॉज यू आर डूइंग इट एवरी डे, यू आर डूइंग इट, यस यस, सो दैट्स व्हाई इट इज स्पेकुलेटिव। एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव, विच इज नॉर्मल बिजनेस जो हम करते हैं। अब जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो उसमें बेसिकली टर्नओवर पे आपका कहानी आ जाती है। अब अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, अब मैं थोड़ा सा ध्यान से इसको बताना चाहूंगा। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी, जो भी आपका टैक्स बनता है, तो आपकी ये बिजनेस इनकम है। सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट P&L बनाते हो, चाहे आप दुकान लगा रहे हो, उसकी भी आप बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, वैसे ही इसकी बनानी है। वैसे ही, Sure. हाँ, वैसे ही वी विल टॉक अबाउट कि खर्चे कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, वे भी हम बात करेंगे। बट इसकी लिमिट बता दूं, 1 करोड़ तक आपकी जो भी इनकम है, तो आपको नॉर्मल टैक्स भरना है, कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1 करोड़ के ऊपर मुझे ऑडिट करवाना है? हाँ, 1 करोड़ से ऊपर अब उसकी भी 2 ट्रांजैक्शन लिमिट है। अगर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, तो आपकी 100% पेमेंट जो है वो डिजिटल है। डिजिटल। इसमें 2 स्लैब हैं, 3 करोड़ तक, फिर 10 करोड़ तक। तो 10 करोड़ तक आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हो। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में माना जाता है इस 10 करोड़ तक की इनकम पे मिनिमम 6% आपका प्रॉफिट होगा, 6% या 6% से ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ पे आपका 6% का मतलब हो गया आपका मोटा मोटा 60 लाख रुपए। अगर आपने 60 लाख कमाया है 10 करोड़ की टर्नओवर करके इंट्राडे में, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अच्छा, तब नहीं करवाना? तब नहीं कराना। तब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भर के जो आपकी इनकम हुई है वो आप दिखाओ, और उसका टैक्स दे दो। हाँ, उसका टैक्स दो। टैक्स तो देना ही देना है। टैक्स तो आपका जो बनता है, इंटरडे इज बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, तो जो स्लैब रेट बिजनेस में लगती है वो लगेंगी। अच्छा, ये तो 6% का लॉजिक है। दूसरा, अगर आप 10 करोड़ से 6 करोड़, अब मेरा लॉस है, 10 करोड़ है, नॉर्मली लोगों के लॉस बहुत होते हैं, अब लॉस है, तो आपको बाय डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर का टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। अच्छा, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर जो 1 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर पे है, टर्नओवर पे है, उसको ऑडिट कराना ही कराना है। और नहीं करवाता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो करवाते वो तो नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी अलग अलग सेक्शन में डिफाइंड है कि आप नहीं करोगे तो टैक्स ऑडिट की पेनल्टी स्टार्ट फ्रॉम 1.5 लाख रुपीज। हाँ जी, स्टार्ट फ्रॉम 1.5, इतनी पेनल्टी लग सकती है आपको, अप टू हाँ, 1.5। सी इट इज कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है। पेनल्टी तो बेस्ड ऑन आपने कितनी इनकम वो करी है, उस पर डिपेंडेंट होता है। पेनल्टी लगने के चांसेस है। ऑफ कोर्स टैक्स ऑडिट नॉन कंप्लायंस आपने कर दी। 1 करोड़ का टर्नओवर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप इसको गवर्नमेंट के एंगल से समझ के देखो। गवर्नमेंट कहता है कि भाई तेरा प्रॉफिट है, आप दिखा रहे हो, इज फाइन, बट अगर लॉस है, हमें कैसे पता आपका लॉस है? अच्छा, somebody हैज टू सर्टिफाई दैट लॉस। मेरे को क्या पता आप बुक्स को वो कर रहे हो।
मैनिपुलेट कर रहे मैनिपुलेट कर रहे हो, तो हाउ डू वी नो? तो इसलिए लॉस पे जोर दिया जाता है कि लॉस ऑडिट करा के आओ। हो। ओके, तो ये तो हो गए अलग अलग तरह के टैक्सेस, और उस हिसाब से किस टाइम पे ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है। मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की स्पेस में आता हूँ, उससे पहले मैं एसटीटी पे थोड़ा 2 मिनट लगाना चाहूँगा कि एसटीटी मेरे को टर्नओवर पे देना पड़ता है, और उसके बाद मैं एसटीसीजी भी देता हूँ, करेक्ट। मतलब कैपिटल गेन भी दे रहा हूँ, मतलब 2 तरह के टैक्स दे रहा हूँ। और ये बहुत ना पुराना थ्रेड है, एक बहुत लोगों ने बातें की हैं इसके बारे में, और बट ये कॉन्वर्सेशन कभी कंप्लीट नहीं होती है। अगर मैं एक ही पैसे के ऊपर 2 बार टैक्स दे रहा हूँ, सबसे पहले तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, एक मेरे टर्नओवर के ऊपर, एक मेरे प्रॉफिट के ऊपर, और दूसरा वो दूसरी बार प्रॉफिट मेरा हो भी नहीं, लॉस में भी है, तो भी एसटीटी मुझे पे करना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा दुनिया में बिजनेस है जो लॉस मेकिंग है और फिर भी टैक्स दे रहा है, और वो भी ट्रांजैक्शन के ऊपर? करेक्ट। तो ये जो ये टॉपिक है ये बड़ा डिबेटेबल है, मतलब इट इज़ लाइक अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि एसटीटी और कैपिटल गेन टैक्स, जितने भी टैक्स बाकी जो हमने बात करी, बोथ आर कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। यस, तो जो आप बोलना चाह रहे हो, मैं लीगल लैंग्वेज में बोलूँ तो एसटीटी एक डायरेक्ट टैक्स आप लगा रहे हो ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, एंड उसके बाद मेरी इनकम पे अलग से लगा रहे हो, करेक्ट। बट गवर्नमेंट इसको डिफाइन ऐसे करती है कि वो हम ट्रांजेक्शन पे लगा रहे हैं, एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव ए कंट्रोल, कि भाई मेरे को हर ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो एक रही है। तरफ अपन इसको बिजनेस इनकम कहते हैं, और दूसरी तरफ इसमें हम ट्रांजैक्शन पे। तो अगर बिजनेस में मेरा कस्टमर आता है और वो पैसे दे के नहीं जाता, मतलब सिर्फ विजिट करने आया, या मैं ओवरऑल बिजनेस चलाता हूँ और मैं ओवरऑल नेट लॉस पे हूँ अपने बिजनेस में, तो मैं लॉस पे तो पैसा नहीं दूंगा, कोई भी बिजनेस नहीं देता है। इसमें ऐसा क्यों है? सो देयर इज नो पैरेलल एग्जांपल फ्रॉम दैट एंगल। मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज ए वेरी डिबेटेबल टॉपिक, और आपको गवर्नमेंट एंगल से आप जो भी रिसर्च करोगे आपको यही आएगा कि दिस इज बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शंस, पर ट्रांजेक्शन। वैसे ये था नहीं 2002-4 से पहले, ये था करेक्ट नहीं। करेक्ट करेक्ट एसटीसीजी एलटीसीजी को कर्व करने के लिए लाया गया था, अभी दोनों ही रख लिए हैं, करेक्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी और एसटीटी भी है। खैर इट्स ए लॉन्गर टॉपिक, बट दिस डिस्कशन इज मेजरली अबाउट टैक्सेस, तो अपन वापस उसी पे आते हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर इंडिया में ना 90% है, 93% ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल। अब इन 93% ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर नुकसान होता है तो किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली ये तो एक बिजनेस इनकम है, किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करें कि अगले साल उनको इस चीज का फायदा हो, मतलब क्या वो रिटर्न भरें, और भरें तो इससे उनका फायदा क्या है? ठीक है, मैं आपके दोनों तीनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं इंट्राडे और ऑप्शंस की, जिसमें बेसिकली क्या है, इंट्राडे इज ए स्पेकुलेटिव बिजनेस। इसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 इयर्स के लिए, 4 साल के लिए। आपका मान लो 10 लाख का लॉस हुआ इंट्राडे में 1 साल में, एक तो आप टाइमली रिटर्न भर दो, क्योंकि रिटर्न नहीं भरोगे तो लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टाइमली फाइल करो इसको, एंड आप अगले साल उसको इंट्राडे में ही यूज कर सकते हो, मतलब स्पेकुलेटिव को स्पेकुलेटिव में ही यूज कर सकते हो। आप इसको किसी और बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी और इनकम में यूज नहीं कर सकते। बट एज कंपेयर टू फ्यूचर और ऑप्शंस की बात करें, अगर ऑप्शंस में नॉन स्पेकुलेटिव है, तो जहां वो 4 साल था, यहाँ ये 8 साल है। अच्छा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इसको आप बाकी इनकम से भी कर सकते हो सेट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, बाकी अपने लॉसेस, इस लॉस को आप बाकी इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। ओके। तो बेसिकली मैं कैरी फॉरवर्ड करूं और इस साल मेरा 10 लाख का अगर नुकसान है और अगले साल मैं 11 लाख के प्रॉफिट पे हूं, तो फिर मुझे 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 1 लाख के प्रॉफिट पे देने। अब दूसरा 2 चीजें रहेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, वो 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, 8 ईयर्स के लिए, और इसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। अगले, मतलब फॉर एग्जांपल, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया इस साल 10 लाख का, अगले साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया मान लो 6 लाख का, तो आप पूरा सेटअप हो गया, बात खत्म। तो मुझे पैसा देना ही नहीं है, और टैक्स रिटर्न भरनी है, पर टैक्स नहीं देना। हाँ, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका कैरी फॉरवर्ड 8 साल होगा, बट उसकी एग्जाम्पशन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही मिलेगी, अच्छा, शॉर्ट टर्म से नहीं मिलेगी। सिंपल रीजन है भाई, 12.5 और 20 में फर्क हो गया ना, 12.5 वाला 20 का बेनिफिट थोड़ा ले लोगे आप, तो उसका सिंपल है। अब ट्रेडिंग बिजनेस है, तो अब मैं बिजनेस इनकम पे ही टैक्सेस दे रहा हूं, तो उन बिजनेस इनकम में क्या तरह की टैक्स लायबिलिटी कम करने की चीजें हैं जो मैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ ट्रेडर इंक्लूड कर सकता हूं, सो दैट आई हैव लिमिटेड टैक्स टू पे? ठीक है, देखो, बिजनेस अगेन हम फिर इंट्राडे ऑप्शन की बात हाँ। कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब फ्लैट रेट है,
उस पे कोई वो नहीं है कि मेरे को कोई एग्जाम्पशन मिल जाएगी। प्लस इसमें एक ऐड करना चाहूंगा बिफोर वी मूव टू बिजनेस कि उसमें 1.25 लाख 1.25 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशन है। मतलब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.5 लाख, तो 1.25 लाख मेरा एग्जाम्प्ट है। अगर 1 लाख हुआ मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो कोई टैक्स नहीं है। तो अप टू 1.25 लाख आपका कोई टैक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं Relative. स्पेकुलेटिव इंट्राडे की बात करते हैं। Intraday. तो अगेन वही बात कि ये बिजनेस आपका इट इज ए बिजनेस, आप इसको बिजनेस मानो। अब बिजनेस मानते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान चला रहे हो या कोई शॉप चला रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपका ऑफिस होगा। इसी तरह आप शेयर मार्केट कर रहे हो तो आप कहीं बैठे होगे, उसका आप रेंट दिखा सकते हो। सो पहले मैं आपको बताऊं, आप अपने एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले सकते हो। एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, एक्सपेंसेस। अब आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए बैठने के लिए, फिर मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, करेक्ट। तो लैपटॉप का फिक्स एसेट है आपकी, तो वहां उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर आपको इंटरनेट चाहिए, एक्सपेंस है। फिर आपको मोबाइल चाहिए, एक्सपेंस है आपका। तो इसी तरह फिर आप मान लो कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिल रही है, एक्सपेंस है आपका। ओह रियली? सो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि जो चीज मैं स्पेसिफिकली अपने बिजनेस को रन करने के लिए लगा रहा हूँ वो इस पे भी एप्लीकेबल होती है, जो काफी लोगों को नहीं पता होता। वो एज इट इज प्रॉफिट और लॉस पे जाते हैं एक्चुअल, बट आपको बिजनेस में यू कैन यूज दिस। मतलब अगर लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है और अगर मेरे 30-40 हजार रुपए का एक्सपेंस हुआ है तो मेरा टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपए ही बनता है। करेक्ट, बट मैं इसको बोलूंगा, मान लो आपका 1 लाख की जगह 10 लाख की एग्जाम्पल लो। अब मैं किसी भी जगह बैठा हूँ, कोई 10-15 हजार तो मेरा रेंट ही हो जाता है, करेक्ट। अब उसकी भी कोई टैक्स प्लानिंग होती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ। फिर मैं मोबाइल यूज़ करूँगा, फिर मैं लैपटॉप यूज़ करूँगा, फिर मैं इंटरनेट यूज़ करूँगा, फिर मैं कहीं सेमिनार अटेंड करूँगा। अगर मैं फुल टाइम वो ऑप्शन ट्रेडर हूँ, पार्ट टाइम भी हूँ, तो कुछ तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। करेक्ट। तो इस तरह कर करा के मेरे ख्याल से देयर आर गुड नंबर ऑफ एक्सपेंस जो आप इसको साइड कर सकते हो। दैट इज यू हैव टू थिंक, बट मेरे पास उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज इनवॉइसिंग। आप, हाँ, इनवॉइसिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी बैलेंस शीट P&L बनाओगे। तो ट्रेडर बनना सिर्फ कंप्यूटर के आगे ट्रेड मारने का काम नहीं है, उसको एज ए बिजनेसमैन भी अपने आप को सोचना पड़ेगा। हर एक एक्सपेंस को वो बिजनेस एक्सपेंस सोच के अपने टैक्सेशन की प्लानिंग उस हिसाब से करे कि इवेंचुअली उसकी जेब से पैसा कम जाए। जी हाँ, करेक्ट। तो इसमें आप अच्छा खासा यू कैन टेक बेनिफिट। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कई बार, कुछ अकाउंटेंट्स या कुछ पार्ट ऑफ दी कम्युनिटी कंफ्यूज कर देते हैं ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, और एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं सीए लेवल पे। ऐसी कौन से मिथ्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है और उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है? देखो, सबसे पहले तो जो इंट्राडे वाले ऑप्शन वाले हैं जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, वैसे ठीक है, हर तरह के प्रोफेशनल होते हैं, आई वुड नॉट अगेंस्ट एनीवन। बट नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, लोग ये कहते हैं कि यार आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इसको एनालाइज। इंट्राडे में बेसिकली इट इज़ योर सेल एंड परचेज, करेक्ट। तो मेरी टोटल सेल आजकल डीमैट अकाउंट सब कुछ देता है, हाँ, तो सब कुछ दिया हुआ है करेक्ट। ऑलरेडी। तो आप डेटा निकालोगे, आप टोटलिंग करोगे और आप सिंपल कैन कैलकुलेट। तो इतना बड़ा टफ नहीं है, बट इसको ऑफ कोर्स जिसको नहीं पता उसको टफ दिखा के वो करते हैं। और अनदर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, आजकल सिस्टम बहुत ऑटोमेट हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है। इसी तरह गवर्नमेंट भी बहुत डिजिटलाइज और ऑटोमेट हो चुकी है। दे हैव ऑल इंफॉर्मेशन। यस। इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम EIS TIS का एक ऑप्शन है जिसमें पूरा डेटा आपका होता है, डेटा होता है। हमने मान लो आपने कितने शेयर बेचे, कितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सारी चीज वो आपको वहां पे भी देगा। अच्छा, हालांकि सब कुछ ऑटोमेटिक है फ्रॉम द लैंग्वेज। सैलरी डिटेल भी, मतलब हर इनकम की बात करें, सैलरी भी देगा, शेयर मार्केट भी देगा, सब कुछ देगा। तो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप रिटर्न भरो तो आप EIS से मैच करा के भरो, EIS एंड TIS। ओके। सो बेसिकली इट इज एन एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो बेसिकली उसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा जो भी आपने करा है। हालांकि फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे दिया है ना कोई घर, वो भी वहां पे दिखेगा। अच्छा, मतलब दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, देयर इज ए फुल इंफॉर्मेशन। अगर प्रॉपर्टी सेल बेची है वो भी दिखेगी। तो आपको बहुत जरूरी है कि वहां से मैच करता हो। अगर नहीं मैच करता होगा, मैं जो बोल रहा हूँ ऑटोमेट है, तो नोटिस ऑटोमेट आएगा। देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन, वो एरर है। आप वहां 5 लाख दिख रहा है आपका प्रॉफिट, आपने दिखाया 1 लाख रुपए, तो बाय डिफॉल्ट मिलना है आपको नोटिस। तो ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी एडवोकेट, किसी भी CA, किसी भी अकाउंटेंट से आते हैं, उससे एक डिटेल लो कि कंप्यूटेशन नेम का उसको बोलते हैं कि भाई मेरा EIS TIS मैच करके दिखा, मेरे को मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा।
वाह तो आपको सेल्फ एजुकेशन करनी पड़ेगी। कहीं जल्दी जल्दी में उसने भर दी और पता लगे नोटिस आ गया, फिर वो नोटिस के पैसे लेगा आपसे। और वो कुछ और बोल के लेगा। करेक्ट। नहीं तो मतलब कि इसमें ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। एवरी डेटा इज़ ऑटोमेटिकली पुल्ड ऑफ। करेक्ट, तो वो हम चाहें ना चाहें सामने दिखता ही है और जो दिखता है वही भरना है। वही भरना है। ओके। फिर एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि मैं पहले ही पे कर दूं कैपिटल गेन्स के ऊपर। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है टैक्सेशन पे ऊपर। तो उसका कोई रेलेवेंस है, उसका कोई फायदा है या इट्स पॉइंटलेस? देखो, एडवांस टैक्स का रूल है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप की इनकम हो रही है तो इनकम पे टैक्स लगेगा। हाँ। एज पर रूल आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी डेट बनती है 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो बेसिकली आपको इस डेट्स में आपका एडवांस टैक्स भरना है। वो भी रेशियो डिफाइंड है कि मान लो मेरे को पता है कि मैं 25 लाख रुपए कमाऊंगा, 25 लाख पे जो टैक्स बनता है एक्चुअल, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे कुछ भी बनता है, या मैं एस्टिमेट टैक्स करूंगा, उसके बेसिस पे मैं 15 सितंबर को 45% टैक्स पे कर दूंगा। फॉर एग्जांपल लाख रुपए पे 45,000 पे मैं जमा करा दूंगा। उसी तरह मैं अब 15 दिसंबर आएगी तो मैं 75,000 जमा करा दूंगा, मतलब टोटल 75,000 बनता है लाख का, तो 30,000 जमा करा दूंगा। एंड देन 15 मार्च को मैं पूरा जो रह गया विच इज 25,000 रह गया वो भी जमा करा दूंगा। अब आपका क्वेश्चन है कि मैं क्यों पे करूं, हाँ, पहले क्यों पे करो? पहले क्यों पे करूं? तो उसका कारण है, अगर नहीं पे करोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि आपका ड्यू 15 जून को हो गया था 45%, 15 सितंबर को सॉरी, तो वो तब से आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतने महीने का। फॉर एग्जाम्पल आपने, अब आप कहोगे कि मेरे को पता नहीं है मैं क्या करूं, तो आप एक एस्टिमेट कर सकते हो। अगर ज़्यादा पे भी हो गया, आजकल रिफंड सिस्टम बहुत ईजी है, 2-2 3-3 महीनों में रिफंड आ जाता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट आप लो को कंप्लाई करोगे, या आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको चुभता है कि यार अब ये 15,000 इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। हमने ना कुछ साल 4 साल पहले वीडियो की थी एक, अपन दोनों ने करेक्ट सेशन करेक्ट के ऊपर। करेक्ट। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं थोड़ा कमेंट पढ़ता हूँ, यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। कि हर्ष कुमार कहते हैं कि सर मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरे पास किसी और तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सपोज मैंने प्रॉफिट 30 लाख रुपए का बनाया और मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड कर रहा हूँ डीमेट अकाउंट में, मतलब निकाला नहीं शायद इन्होंने पैसा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड गेन है ये। बट ट्रांसफरिंग ए रेशियो ऑफ इट, मतलब 1 लाख रुपए प्रति महीने मैं निकाले जा रहा हूँ अपने खर्चे के लिए, तो मुझे टैक्स कितना देना है? देखो, ये अनरियलाइज्ड गेन नहीं हुआ, ये तो रियलाइज्ड गेन है। डीमेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आपका बैंक हो गया, वो वहां पड़ा है, उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है, बेच दिया ना आपने, अच्छा। शेयर शेयर बेच दिया तो गेन हो गया, बात खत्म। वो वहां के उसमें डीमेट में अगले दिन मार्केट गिर जाए और सारा मेरा 30 लाख का 12 लाख रह गया तो? नहीं 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 नहीं, अगर आपने शेयर बेच दिया और डीमेट के वॉलेट में पड़ा है पैसा, तो वो बिक गया। अगर आपने होल्डिंग करी हुई है, हाँ। होल्डिंग करी हुई है, आपने अच्छा, परचेज कर, इनका क्वेश्चन तो प्रॉफिट के है, प्रॉफिट, बुक्ड प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट है तो बात खत्म होगी, फिर तो टैक्स पूरा देना पड़ेगा। आप चाहे लाख निकालो चाहे 30 का 30 निकाल लो। फेयर फेयर। ये कह रहे हैं कि एसटीसी एलटीसीजी जो हैं उसमें इंटरनेट चार्जेस, फोन चार्जेस, नया टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर रिपेयर, सैलरी ऑफ ऑफिस बॉय, ऑफिस रेंट, शेयर मार्केट एजुकेशन, ये सब कुछ माइनस कर सकते हैं। इसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है करेक्ट करेक्ट, कि ये सब कुछ डिडक्टेबल है। जो कि रिलेटेड टू शेयर मार्केट मेरे इस बिजनेस के रिलेटेड है। क्या सीनियर सिटीजन्स का कुछ टैक्स कंप्लायंस को लेके कुछ अलग एंगल है, कुछ बेनिफिट मिलता है उनको? देखो, सीनियर सिटीजन का नॉर्मल स्लैब रेट, देखो जो इंटरडे ऑप्शन है वो तो नॉर्मल बिजनेस की तरह है ना, चाहे स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव है, तो उस पर जो स्लैब रेट है वो मार्केट में जो स्लैब रेट है 25-26 की जो चल रही है, जो जिस ईयर की चल रही है वो वही रहेगी। तो सीनियर सिटीजन को उसका बेनिफिट मिलता है, वो वैसे ही मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देयर इज नो सच, वो बिकॉज वो फ्लैट रेट है, देयर इज नो एज सच अलग से कोई बेनिफिट। तो एमबी पिन सेन बोलते हैं कि अगर एफ&ओ में मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया और उसी पैसे को मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्या इसमें मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मैंने खरीदा है, बेचा नहीं नया स्टॉक? नहीं, F&O पे आपने प्रॉफिट कमाया, उस पे तो जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा। इट इज योर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, तो बिजनेस इनकम होगा। जो आगे बेचा है वो आपकी होल्डिंग है, आगे बेचा नहीं है ना? आगे होल्ड करा है, मान लो परचेज करा है, हाँ। वो आपका आगे की होल्डिंग है। तो मेरा यहाँ 5 लाख के प्रॉफिट में मुझे टैक्स देना ही देना, लग गया, उसका मैं जो मर्जी करूँ वो अलग मुद्दा है। वो तो आपने अपने पैसे को री इन्वेस्ट करा है। ओके।
अगर इन पैसों की एफडी करा दी तो टैक्स देना पड़ेगा, ये तो मैं ही बोल देता हूँ। कई बार नोटिस आ जाता है कि हम टैक्सेशन, कई लोग रिटर्न नहीं भरते हैं या गलत भर देते हैं, तो कमेंट आया है कि ये नोटिस आता कहाँ पे है, मेल पे आएगा, मैसेज में आएगा, घर पे देने आएंगे? तो देखो 4 तरीके हो गए आपके। पहले तो पोर्टल पे दिखेगा, जो नोटिस आएगा सब कुछ पोर्टल पे दिखेगा क्योंकि फेसलेस हो चुका है। सेकंड आपकी ईमेल पे भी आएगा, थर्ड आपके मैसेज पे आएगा, फोर्थ आपको लेटर घर पे आएगा। जैसे सारा कुछ ही आएगा। सब कुछ आएगा, मतलब मेक श्योर करेंगे कि आप तक बात पहुंचे। अच्छा, घर का एड्रेस चेंज हो गया है तो, ईमेल चलनी बंद हो गई, फोन नंबर पुराना हो गया तो? तो आपके पोर्टल पे आएगा। और आपके इनकम टैक्स पोर्टल तो चलेगा ही ना। सरकार मांग के चल रही है कि पोर्टल आपको देना है। अगर आपने चारों बंद कर दिए तो भी आप तो लायबल हो ना, फिर ऑर्डर निकल जाएगा पैसे। नोटिस आने के बाद कितने दिनों बाद पैसे दे सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं? देखो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने नोटिस आया, उन्होंने पहली बार दिया, 30 दिन का टाइम दिया, आप नहीं पहुंचे या आपने जवाब नहीं दिया, फिर उसके बाद दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, फिर उसके बाद वो जब आप ट्रेसेबल नहीं हो गए, आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, तो फिर वो ऑर्डर निकाल देंगे और बता देंगे ये ऑर्डर आ गया जी। अरेस्ट वरेस्ट तो नहीं होता है इसमें? देखो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, कितना अमाउंट है, सब कुछ है, क्या निकल रहा है, फ्रॉडुलेंट है कि नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन एक अलग वो हो गया। और पेनल्टी बड़ी हो सकती है? पेनल्टी इंटरेस्ट तो लगेगा। आपने छुपाया, अब मैंने चोरी करी फॉर एग्जांपल, तो चोरी को तो सजा है। मेरे से गलती होगी, मैंने रिटर्न में गलती कर ली, तो गलती में कम सजा है। ओके। सीए को कौन कौन से डॉक्यूमेंट और प्रूफ देने पड़ते हैं इनकम टैक्स भरने की, स्टॉक मार्केट के टैक्सेस भरने के लिए? तो इसमें बेसिकली आपको डीमेट का पहले तो P&L देना पड़ेगा, उसमें सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, वो रिकनसाइल कर लेगा AIS TIS से। प्लस ऑफ कोर्स आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप वहाँ से भी उसको ट्रेस हो जाएगा। प्लस ऑफ कोर्स आपको कोई भी और इनकम है, आपको वो डिक्लेयर करके डॉक्यूमेंट देना चाहिए, रिस्पेक्टिव इनकम रिसिट का प्रूफ। ओके, ओके, फेयर। तो मैं कुछ और सेक्शंस पे चलूंगा, विल स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। अगर कोई अपनी फैमिली मेंबर्स में स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को गिफ्ट कर देता है आगे, तो उस पे क्या टैक्सेशन है? तो गिफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ब्लड रिलेशन गिफ्ट, जैसे कि अगर आपको मेरे को गिफ्ट देना है तो आप दे सकते हो, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट ट्रांसफर इज नॉट टैक्सेबल। और तो अगर मैंने मान लो 5 लाख का खरीदा और 10 लाख का बेचा, तो अच्छा, वो तो फिर मैंने बेच दिया, 5 लाख का खरीदा ही मैं आपको दे दूं, तो तब तक टैक्सेबल? तो टैक्स नहीं है। अगर मैंने 5 को 10 में मैंने बेच दिया, अब हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना था। हाँ, ये दे दो आप आंसर, ये क्वेश्चन भी सही है आप। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, विच इज 5 लाख रुपीज। तो मेरे को जीरो नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी कॉस्ट, क्योंकि आपने गिफ्ट दिया है तो मेरी कॉस्ट जीरो होगी और मेरे को 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। मेरे को 5 लाख माइनस करके ही टैक्स देना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट 5 लाख थी, मेरी कॉस्ट पे लगेगा या उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही थी वो? वैल्यू पे। मतलब मान लो आपने, मैं एग्जैक्टली फ्रेम करता हूँ, आपने 5 लाख पे लिया और मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, और उस टाइम पे उसकी होल्डिंग 8 लाख की है, जो मर्जी होल्डिंग है, क्योंकि फिर आपने बेचा तो है ही नहीं ना। हाँ, आपने मेरे को ट्रांसफर कर दिया, अब वो 5 लाख मेरे अकाउंट में आ गए, तो अब मैंने बेचा 10 लाख में, मान लो साल बाद या 2 साल बाद, तो अब मेरी कॉस्ट 5 लाख मानी जाएगी, इसमें जीरो नहीं मानी जाएगी। अब अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, ओके, अगला ये भी हो सकता है ना, दोस्त ने एक दूसरे को दे दिया, तो ब्लड रिलेशन की भी डेफिनेशन है, कौन कौन सा आएगा, स्पाउस आएगा, ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा, टाइप। तो अगर आपने किसी फ्रेंड ने आपको दिया तो वहां 50,000 तक का है, मतलब 50,000 तक का गिफ्ट फ्री होता है, 50,000 से ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। कितना टैक्स? एज इट इज नॉर्मल, जो नॉर्मल टैक्स होता है वही टैक्स लगेगा। तो 50, आप बिना ब्लड रिलेशन के आप गिफ्ट नहीं दे सकते, आप ब्लड रिलेशन में दे सकते हो। आप ये लगा लो एक सिंपल, ये इसलिए रखा गया कि कोई दिवाली, होली, शादी इस पे दे दिया तो 50,000 तक आपका गिफ्ट नहीं है। आपने किसी को बंगलो लेके दे दिया किसी दोस्त को, तो वो आपकी टैक्स प्लानिंग में काउंट होगा कि आपने गलत करा है, टैक्स एवेजन करा है। फेयर। एक क्वेश्चन है, डीजे मेकर कह रहे हैं कि सपोज करो कि मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, ये सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और STCG लगा लो 20% हो गया उसके ऊपर, टैक्स पेमेंट के बाद 8 लाख रुपए मेरे हाथ में रह गया। नाउ आई वांट टू बाय अ कार विद प्रॉफिट, सपोज कार है 8 लाख रुपए की, इस पे GST डिडक्शन होएगा 18% का? अब चेंज हो गए, अब 18 में आ गए, पहले 28 तक भी होता था, अच्छा, अब 18 में आ गए। चलो 8 लाख पे 18 लगाते हैं, तो टोटल इनकम विल ओनली बी 6-6.5 लाख रुपए आउट ऑफ 10 लाख, लेकिन टोटल टैक्स इज समवेयर अराउंड 3-3.5 लाख रुपए, ये देखो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो आपने कहा 10 लाख की है, 10 लाख पे आपने 2 लाख टैक्स दिया, 8 लाख बचा। अब आप जिंदगी में 8 लाख को
इस तरह अगर सोचा जाए तो एक्चुअली मैं 8 लाख को मैं कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। मैं राशन लूंगा, उस पर भी टैक्स है। मैं कपड़े लूंगा, उस पर भी टैक्स है। मैं गाड़ी लूंगा, उस पर भी टैक्स है। टैक्स तो एक्चुअली में सही बताएं, आप कुछ भी कंज्यूम करोगे तो आपको टैक्स है। ऐसा देखा जाए तो ऑफकोर्स 8 लाख में से आपने 5 लाख लगा दिए तो आप कहोगे कि मेरा 5 लाख में से 1.25 लाख या 1.5 लाख तो उस पर भी टैक्स होगा, तो 3.5 लाख यूज करा। तो अल्टीमेटली यू विल बी एंडिंग अप कैलकुलेटिंग कि 50% ही मेरी जेब में है, बाकी 50% तो सरकार के पास है। तो ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। मतलब इतना टैक्स, बहुत सारे देश हैं ऐसे जो टैक्सेशन नाम की चीज़ जहाँ पे बहुत अलग है, और बहुत सारे लोग आज की तारीख में दुबई, सिंगापुर, अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसा क्या है जो इंडिया में नहीं है? उल्टा बोलता हूँ, बल्कि वहाँ पे ऐसा क्या नहीं है जो इंडिया में है? आंसर है टैक्स। करेक्ट। अब टैक्सेस इतनी बात हो रही है, पूरा वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ अ टैक्स एंड दैट काइंड ऑफ अ टैक्स। बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के सिंगापुर या दुबई जाते हैं, फिक्स फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया में वो रेगुलेटेड नहीं है फॉर दैट मैटर। बट वहाँ पे टैक्सेशन का क्या ऐसा फ़ायदा है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो कि इंडिया में नहीं मिल पाता, और जो कि एक्सपेंस बन बन के, खर्चा बन बन के उनके ओवरऑल प्रॉफिट को खाता है? तो बेसिकली इसमें सबसे अच्छी बात है, दुबई अगर एग्जांपल लें हम तो दुबई में कोई टैक्स नहीं है। अगर हम बात करें, दुबई में अभी जस्ट उन्होंने लास्ट ईयर एक कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करा है विच इज़ 9%। इंडिविजुअल की बात करें, वहाँ 0 टैक्स है। आप मतलब क्रिप्टो, चलो कंपेयर कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूं। चलो क्रिप्टो की बात करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो इज टैक्स रेट फ्लैट 30%। 30% टैक्स देना ही देना है। नो एग्जाम्पशन, नो कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं। नो एक्सपेंसेस, वो जो बात कर रहे थे। नथिंग, नो एग्जाम्पशन, नो एक्सपेंस, नो कैरी फॉरवर्ड। इट इज टैक्स एट 30% फ्लैट। हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट तो 40% भी है, अच्छा। बेस्ड ऑन आपकी इनकम कितनी है। अब इधर बात करते हैं दुबई में। क्रिप्टो की कोई लेवलिटी, जीरो। क्रिप्टो की होल्डिंग भी दिखानी नहीं है मेरे को। मेरे पास कितने क्रिप्टो पड़े हैं, सरकार कहती मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू जितने मर्जी रख। इसी तरह लॉन्ग टर्म कुछ भी इनकम टैक्स है, इट इज जीरो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पोर्टफोलियो एट ऑल। बिल्कुल मिनिमल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड जीरो टैक्स। कंप्लायंसेस भी नहीं है फॉर दैट एंगल। कंप्लायंसेस देखो वहां पे कंप्लायंस इंडिविजुअल लेवल पे इतने नहीं है, वहां लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन, ये चीजें ज्यादा हैं। बट वहां के कंप्लायंस की अगर बात करें तो वो टफ भी बहुत है। टफ का मतलब अगर नॉन कंप्लायंस करा तो वो उसका पेनल्टी बहुत बड़ी है। अच्छा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एंगल से, इंडिविजुअल एंगल से, टैक्स एंगल से बात करो तो 0% टैक्स रेट। वो डिसिप्लिन में चलते हैं लोग। तो हाँ, ये तो फर्क खैर सड़कों की गाड़ी ड्राइविंग पे भी मिल जाता है। 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे मेरे को अगर 30% टैक्स देना है क्रिप्टो में, तो 3 लाख रुपए मेरा चला गया है, तो 7 लाख हाथ में आएगा। उधर 10 लाख का 10 लाख ही मिलने वाला है। करेक्ट। ओके। वहां आपकी एक और साथ में और एग्जांपल ऐड कर दो, जो 8 लाख 10 लाख की गाड़ी है वो वहां वैसे ही 6 लाख की होगी। जैसे 2-2 करोड़ की गाड़ियां वहां 50-50 60-60 लाख में मिलती हैं, क्योंकि वहां कस्टम टैक्स कुछ है ही नहीं, तो बेस प्राइस चल रहा है। ओके, फेयर। जो अभी दुबई और अच्छे सपने और पैसा बचाओ और टैक्स मत दो, अच्छी बात है। बट इसका फ्लिप साइड क्या है? इंडिया में बैठ के अगर कोई ट्रेडर क्रिप्टो में किसी का वीडियो देख के ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, तो इसमें व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड? देखो आजकल इतनी क्रिप्टो आ गए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जिस पर्सन पे आप पैसा लगा रहे हो, जिसका क्रिप्टो है, वो बंदा रातों रात गायब हो गया कि हाउ विल यू ट्रेस इट। हुआ है 2-3 केस तो हुए हैं। हाँ, तो कौन सी रेगुलेशन है नहीं, इट इज नॉट रेगुलेटेड। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर कोई ब्रोकर कुछ गड़बड़ कर देता है, कंपनी गड़बड़ कर देती है, तो आपके पास सेबी है, गवर्नमेंट है, तो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। कोई दरवाजा है जहां आप खटखटा सकते हो। बट क्रिप्टो में आप क्या करोगे? कुछ नहीं। तो एज पर माई पर्सनल व्यू कि क्रिप्टो इज ए वेरी वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। आपका शॉर्ट टर्म में दिखाने के लिए आपका इनकम बन जाता है, कुछ लोग होंगे, बट लॉन्ग टर्म में इट्स ए लॉस ओनली। मतलब उतना को पैसा लगाओ कि जो चला जाए तो दुख ना हो, हाँ हाँ हाँ। मोर और लेस। चलो जाते जाते कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 5-7 मिनट अपन इस पे लगाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किस किस को भरना चाहिए स्टॉक मार्केट में? देखो इनकम टैक्स रिटर्न तो आपकी बेसिकली आपका तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आप गेन है तो भी भरना है आपको, क्योंकि आपका फ्लैट रेट है, तो स्लैब रेट तो आप पे है नहीं। 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो गेन पे तो आपको बाय डिफॉल्ट बनना है टैक्स पे करने के लिए। अब आपका लॉस हो गया, तो लॉस के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भरना है। तो आइडली
शॉर्ट मार्केट में जो पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसको रिटर्न भरनी है। अच्छा, क्या डेट्स क्या है इंडिया में? व्हाट आर द डेट्स टू फाइल दिस? नॉर्मली इट इज 31 जुलाई, बट अभी एक्सटेंड हुआ है तो 15 सितंबर है। 15 सितंबर। अच्छा, थोड़े इन्वेस्टिंग स्पेस में आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो करते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन सब देख लिया अपन, इक्विटी भी देखा। बहुत से लोग ऐसा ही भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उन मंथली बेसिस उनका एक रेगुलर पैसा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वहाँ पे टैक्सेशन का क्या लॉजिक है? मतलब अगर मैं बल्क में पे करता हूँ या मंथली पे करता हूँ, क्या कुछ अलग है वहाँ पे? हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व्ड? देखो एसआईपी जो प्लान होता है, मान लो किसी ने एसआईपी लगाई हुई है 12 मंथ्स की स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 या 2024, तो अब मैंने 50,000 लगाया, हर महीने मेरा 50,000 कट रहा है एक एक्स डेट पे, तो अब मेरी उसकी होल्डिंग 50,000 की अप्रैल 2024 वाले की लॉन्ग टर्म अप्रैल 2024 जिस दिन को लेता है, 1 अप्रैल को लिया तो 1 अप्रैल के बाद वो लॉन्ग टर्म में आएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन योर एवरी सिप, एवरी इंस्टॉलमेंट को अलग काउंट करा जाएगा। तो उसकी शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, वो उसी की पीरियड पे डिपेंड करेगा, बाकी सब कुछ सेम, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल, बट अप्रैल वाला अप्रैल में, मई वाला मई में। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जितनी ट्रांजैक्शंस हो गई उसका साइज के हिसाब से हाँ, यू सी इन। तो उसमें अगर मैं ना सिर्फ इनमें इन्वेस्टेड हूँ, तो आई हैव नॉट बुक्ड प्रॉफिट और लॉस, तो कोई टैक्स नहीं है। परचेज पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। नहीं, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल करेक्ट माइट हैव दिस करेक्ट। डाउट, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जिसको पता है कि उसने कितने को ट्रेड्स किए हैं, हम्म। तो वो अपना आईटीआर या अपना रिटर्न या अपना जो भी टैक्सेशन है वो किस तरह से खुद मैन्युअली कर सकता है, भर सकता है? देखो अब वो वही है, वो 5 तरह की बात करी हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको डीमैट का उठाओ, उसमें लिखा हुआ आता है पीएनएल में कि आपका इतना शॉर्ट टर्म है इतना लॉन्ग टर्म है, और उधर एआईएस में भी आप चेक कर लेना कि हाँ मेरा मैच कर रहा है कि नहीं। उसको आप आईटीआर भरते टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कॉलम में डालोगे, उसमें दोनों वैल्यू डालनी पड़ेगी, सेल की भी और परचेज की भी, तो वो नेट आएगा आपकी, रेडी होगी, यू कैन फाइल इट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब इंट्राडे और उसकी बात करें जिसमें बिजनेस इनकम की बात करी थी, इंट्राडे एंड ऑप्शन की, उसमें आपको पूरा बैलेंस शीट पी&एल बनाना पड़ेगा। पी&एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने 10 करोड़ की सेल करी और मतलब टोटल मेरी टर्नओवर होगी, सेल परचेज टर्नओवर होगी, और मेरा ये खर्चा है, ये प्रॉफिट है, वो निकाल के फिर उसके बाद मेरे पास बैलेंस शीट में, जैसे मैंने कहा लैपटॉप, आपने टीवी है, लैपटॉप है, हाँ, वो सब ऐसा है। तो वो पूरी बैलेंस शीट पी&एल बनानी पड़ेगी। एक यार डिविडेंड जो अपने स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स के बेस पे आते हैं, उस पे भी अलग तरह का टैक्सेशन लगता है क्या कोई? तो देखो पहले को कंपनी के एंगल पे डिविडेंड टैक्स होता था, अभी इसको चेंज करके जो डिविडेंड है वो एज ए नॉर्मल इनकम माना जाता है, और आपकी इनकम टैक्स जो नॉर्मल आपकी बनता है उसमें पे होता है। सो इट इज नॉट, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अभी पर्सन के, मतलब इंडिविजुअल के हैंड में होता है वर्सेस कंपनी के, बट एक नॉर्मल टैक्स के हिसाब से होता है, अच्छा, उसमें भी कुछ कुछ अलग अलग से नहीं है। मतलब पैसा कमाया तो मुझे जो टैक्स नॉर्मली पे बनता है। टैक्स हाँ देना है, जो वो देना है। ओके, फेयर। अगर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए, दो अलग अलग एग्जांपल हैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करता हूँ तो मुझे कितना टैक्स देना है? अब चलो इसको 1 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया, मैं इसको मानता हूं कि आपने 3 एग्जांपल लेते हैं इसमें, आपने 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो आपका 12.5%, 12,500 इस पे टैक्स बनता है। और पहली बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 1.25 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो इस अच्छा, पर पहले 1.25 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है। तो इस एग्जांपल में 1.25 लाख तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, आउट हो जाता है। अब इसको अगर 2 लाख कर दो, 2 लाख प्रॉफिट कमाया, लॉन्ग टर्म था, तो 1.25 लाख आउट हो गया, तो 75,000 पे 12.5% आपको टैक्स देना। ओके। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, सेम एग्जांपल में 2 लाख कमाया, तो मेरे को 20% मतलब 40,000 टैक्स देना है। ओके, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, जैसे उसमें 1.25 लाख की एग्जाम्पशन थी। इसके अलावा कोई टैक्सेस देना है? इसके अलावा टैक्सेस मैं वैसे दे चुका हूँ, और भी बहुत सारे, यहाँ तक 1 लाख के प्रॉफिट पे पहुँचने के लिए, बट इसके अलावा कुछ और देना है मेरे को? नहीं, फ्लैट है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मैं इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मान रहा हूँ। अब वो इंट्राडे है, वो ऑप्शन है, तो उस पर वो बिजनेस इनकम स्लैब रेट आएगा और बिजनेस इनकम आएगा। अब मान लो कि मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग करते हुए मैंने पूरे साल के अंदर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, और इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है कुछ स्टॉक्स में, मैंने एसआईपी लगा रखे हैं, वहाँ पे भी मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ, वहाँ पे मुझे 2 लाख का प्रॉफिट वहाँ भी हुआ, तो 4 2 6 2 8 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में मुझे टैक्स कितना देना है?
पहला 4 लाख आपने कौन सी चीज में कमाया, शॉर्ट टर्म में कमाया, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। सो अगर पहला 4 लाख आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया तो वो आपका 20% के हिसाब से 80,000 की उसमें ब्रैकेट में आता है। अगला 2 लाख SIP जो आपने बात करी, अज्यूमिंग क्योंकि विद इन 1 ईयर आपने अगर उसको बेच दिया उस वाली होल्डिंग को, तो अगेन उस पे शॉर्ट टर्म लगेगा, तो 2 लाख पे अगेन आपका 20% 40,000 हो गया। तो इस 6 लाख पे तो हो गया 1,20,000। अब आपका 2 लाख इंट्राडे की बात करते हैं। अब ये इंट्राडे में आ गया। अब ये इंट्राडे पे आपको बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ेगा। अब इस 2 लाख पे हो सकता है आप 50,000 का खर्चा ले पाओ, रेंट दिखा के, कुछ दिखा के, और मे बी मेरे अकॉर्डिंग तो आप लाख 1.5 लाख रुपए आराम से दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि आप रहते होगे, इंटरनेट यूज करते होगे, नॉर्मल एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर मान लो उस पे 1 लाख भी आपका है तो वो आपका नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, जो नॉर्मल स्लैब रेट 5, 10, 5, 15 जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रही होगी। तो मतलब करीब 1,20, 1,30, 1,40 तक मेरा। हाँ, मतलब आप लगा लो 1,40 से 1.5 लाख तक का आपका 8 लाख पे टैक्स बन गया ऑन दिस पैरामीटर्स। ओके, फेयर फेयर। चलो दुबई की बात कर ली अपन ने, इंडिया की बात कर ली, चलो यूएस चलते हैं। एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन द डिस्कशन। यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू। टेस्ला का स्टॉक खरीद लिया, गूगल का खरीद लिया, एप्पल में डाल दिए, कहीं भी डाल दिए पैसे, एंड किसी ने प्रॉफिट बनाया। अब वहाँ पे उस केस में टैक्सेशन का क्या लॉजिक बनता है? दुबई मार्केट में टैक्स देना नहीं है, इंडियन मार्केट में तो पूरा डिस्कस कर लिया, अमेरिका में क्या चल रहा है? देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम करता हूँ कि इंडिया का बंदा जो इंडियन रेजिडेंट है वो इंडिया से यूएस में पैसा लगा रहा है। सबसे पहले आप ये समझते हैं, क्योंकि इंडियन वाले बंदे आजकल यूएस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अब आपने अगर नैस्डैक में पैसा लगाया है तो फॉर एग्जांपल इसमें मान लेते हैं 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, और मान लो 1 लाख का आपको डिविडेंड आया। अब 1 लाख पे 25% तो यूएस की सरकार आपका टैक्स वहां पे काइंड ऑफ TDS काट लेगी, तो 75,000 आपको मिलेगा। वाओ। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? उससे पहले 2 लाख पे टैक्स की बात करते हैं। जो 2 लाख पे टैक्स है उसका जो पीरियड मैं 12 महीने बोल रहा था कि 12 महीने लॉन्ग टर्म होता है और 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म होता है, इस 12 महीने को आप रिप्लेस कर दो 24 महीने से, अच्छा, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर आपकी होल्डिंग 24 मंथ से ऊपर है, और नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स वही है 12.5 और 20। एग्जैक्टली सेम। हाँ, इन इंडिया बिकॉज वो कैपिटल गेन है ना आपके लिए। और ये करा क्यों गया है? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की स्टॉक में पैसा लगाओ वर्सेस यूएस की स्टॉक में। और दूसरे साल भी मेरे को 20% का ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे वो 12.5%, 12.5 होता। 7.5% का प्रॉफिट। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 लाख पे आपको 20% की स्लैब रेट है, तो 40,000, 25,000 आपने वहां दिया, और जो यहाँ पे आपने डिविडेंड टैक्स कमाया है, विच इज डिविडेंड इनकम कमाई है, विच इज 1 लाख रुपए। एक्चुअली तो इनकम 1 लाख है ना, 25,000 तो टैक्स है। हाँ। तो वो 1 लाख पे नॉर्मल स्लैब रेट की तरफ से वो भी टैक्स देना पड़ेगा। बट इसमें एक बेनिफिट है, जो आपने 25,000 पे टैक्स दिया है वहां पे, उसका आप बेनिफिट यहाँ ले सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो उसको। ऑफसेट, क्योंकि मेरा हमारी ट्रीटी है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि मेरा 25,000 का बेनिफिट मैं यहाँ ले सकता तो 50,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। हूँ। नहीं, अब मान लो 1 लाख पे मेरा टैक्स बनता है 30,000 पे इंडिया में। मोटा मोटा मानता हूँ कि आप 30% की स्लैब रेट में हो, तो आपको 30,000 देना था, 25,000 आप दे चुके हो वहां पे यूएस में, तो 25,000 का बेनिफिट लेके सिर्फ 5,000 दो। अच्छा, और 2 लाख पे आपका 20% है, वहां 40,000 हो गया। तो एक्चुअल टैक्स आउटफ्लो हो गया 3 लाख की इनकम पे 70,000। 40 ये, 30,000 ये, 70,000। 25,000 आपने यूएस को दे दिया और 45,000 आप इंडिया गवर्नमेंट को दे दोगे। फेयर। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देश भी घूम लिया अपन ने, टैक्सेशन भी देख ली अलग अलग तरह की, और ये भी देख लिया कि कितने तरह के लोगों के अलग अलग सवाल हैं, उनको भी कोशिश की है। आई स्टिल टेल कि जितने भी लोग हैं, अगर वो और कुछ सवाल, कुछ स्पेसिफिक सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो भाई रियली ब्रदर ही है, तो वी कैन शूट मोर वीडियोस। हम शॉर्ट कंटेंट में भी बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सवाल हो गया आपके। बट थैंक यू सो मच ईशांत फॉर डिस्कसिंग एंड गेटिंग इनटू द डिटेल्स दैट वी डिड, एंड आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। और तो और मुझे देख देख के ये भी एक यूट्यूबर बन गए हैं, और इनका खुद का चैनल है CA ईशान जुनेजा के नाम से। अभी तो हमने इंडियन टैक्सेस की बात की और बहुत ऊपर ऊपर लेवल की बात की। ही टॉक्स टू लॉट ऑफ पीपल ऑन अ ग्लोबल लेवल, वहाँ पे टैक्सेशंस क्या है, इंडिया से डिफरेंस क्या है, लाइफस्टाइल का डिफरेंस क्या है, अ लॉट ऑफ डिटेल कॉन्वर्सेशन विद पीपल जो कि वहाँ रह रहे हैं। इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर की डिस्कशन भी इनके चैनल पे की जाती है, तो उसको भी चेक करो, उसको सब्सक्राइब करो और चेक करो अलग अलग वीडियोस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। So thank you so much, Asim. Thank you so much. It was really nice interacting with you in this podcast, other than the normal conversation we do.
And you rightly said, after your motivation only, I have started a podcast channel, and here we talk about all global, not in India ka taxation. We talk about Dubai, US, UK, Luxembourg. We talk about multiple countries. इंडिया में तो जो है वो तो करते ही करते हैं, हाँ बट आउटसाइड इंडिया का कंपैरिजन, हर चीज़ का कंपैरिजन, टैक्स का, लाइफस्टाइल का, एम्प्लॉयज़, करियर्स कैसे आप बना सकते हो, सबकी हम बात करते हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ ऑफ कोर्स आपके व्यूअर्स, वी आर मोस्ट वेलकम, वी आर इट विल बी ऑनर फॉर अस कि आपके कुछ व्यूअर्स कैन सब्सक्राइब एंड सी इफ दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हैव अ लुक गाइस। बट थैंक्स अगेन, एंड बताओ यार, कमेंट्स में बताओ। और ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू ईशांत अगेन। थैंक यू सो मच।